एक रेक्टेंगुलर लूप है, साइड में एक रेक्टेंगुलर लूप है, इसकी लेंथ है L, विड्थ है B, इसमें करंट फ्लो हो रहा है नहीं, एक मिनट, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसा, I इस लूप के अंदर, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है डॉट, या क्रॉस नेचर का है। तो फोर्स ऑन लूप बताया, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स ऑन लूप, नेट फोर्स ऑन लूप क्या होगा, नेट फोर्स ऑन लूप क्या होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इसको नहीं देता हूं P Q R S, तो फोर्स ऑन पी क्यू अगर बात करूं, फोर्स ऑन पी क्यू बात करूं, तो ये हो जाएगा, देखिए आई ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, इसके ऊपर लेफ्ट में फोर्स लगेगा, इसके ऊपर लेफ्ट में फोर्स लगेगा, और वो हो जाएगा आई इंटू लेंथ की वैल्यू इसकी B, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B, ये लेफ्ट वर्ड। उसी तरीके से फोर्स ऑन RS अगर देखूं, तो देखो करंट नीचे है, फील्ड अंदर की तरफ है, इसको ऐसे, करंट नीचे है, फील्ड अंदर की तरफ, तो ये राइट की तरफ लगेगा फोर्स, इसके ऊपर फोर्स राइट की तरफ लगेगा, और फिर वही हो जाएगा I इंटू बी, राइट वर्ड डायरेक्शन में फोर्स। अगर मैं फोर्स ऑन BR बात करूं, QR बात करूं, फोर्स ऑन QR बात करूं, QR करंट इधर, फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स ऊपर, यहाँ फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और वो हो जाएगा I इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शंस में। इसी तरीके से फोर्स ऑन S P करूं, तो I L B डायरेक्शंस देखिए, करंट इधर, फील्ड अंदर, तो फोर्स नीचे की तरफ, इसके ऊपर डायरेक्शंस नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ। तो नेट फोर्स की अगर बात करूं, तो नेट क्या हो जाएगा, देखो एक प्लस दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस, तो नेट हो जाएगा जीरो, नेट हो जाएगा जीरो, नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। नेट फोर्स हो जाएगा जीरो, ओके। नेट फोर्स हो जाएगा जीरो, बना लीजिए जल्दी से। तो यह एक पॉइंट लिखेंगे, नेट फोर्स ऑन एनी करंट carrying loop inside uniform magnetic field, uniform magnetic field is always zero। जैसे ये हमने रेक्टेंगुलर लिया, अगर स्क्वायर होता तो भी जीरो होता, ये सर्कल होता तो भी जीरो होता, जिगजैग होता तो भी जीरो होता। जैसे ये डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने एक ऐसा करंट कैरिंग लूप बना दिया जिसमें करंट ऐसा आई फ्लो हो रहा है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा। स्क्वायर बना दिया, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा, इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। तो एफ नेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एफ नेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कंडीशंस ये है कि फील्ड कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो फील्ड अगर में यूनिफॉर्म होगा तो करंट कैरिंग वायर कोई भी लूप हो, कोई भी लूप हो, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। सारे के एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो हो जाएगा। प्यारे बच्चों, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है।
तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में माना जाएगा। आगे बढ़ जाऊं, आप सबने छाप लिए, छपाई कर लिए क्या आप सबने? आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट देखिए, टॉपिक है हमारा टॉर्क ऑन लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये एक लूप पकड़ रहा हूं, एक लूप कंसिडर कर रहा हूं मैं। ये एक लूप कंसिडर किया, ये पॉइंट है P Q R S, इसमें करंट फ्लो ऐसा हो रहा है, करंट फ्लो ऐसा हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में। ओके, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और वो इस डायरेक्शंस में है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये प्लेन में ही है, इस डायरेक्शंस में है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और वो इस डायरेक्शंस में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शंस में। ओके, ये जो रेक्टेंगल हमने माने हैं इसके साइड की लेंथ को L कह देता हूं, साइड की लेंथ L कह देता हूं और इसकी लेंथ को विड्थ B कह देता हूं। विड्थ B है, लेंथ L है, विड्थ B है, लेंथ L है। प्यारे बच्चों, विड्थ B है, लेंथ L है, विड्थ B है, लेंथ L है। अब आप देखो, अगर मैं फोर्स ऑन PQ की बात करूं तो देखिए PQ पे करंट ऊपर की तरफ, PQ पे करंट ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ। PQ पे करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ। तो इसके ऊपर रखेंगे हाथ, इसके तरफ घुमाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे हाथ, इसके तरफ घुमाएंगे तो ये इनटू द प्लेन जाएगा। यहाँ जो फोर्स होगा वो इनटू द प्लेन होंगे। इसका मतलब यहाँ जो फोर्स होंगे वो इनटू द प्लेन जाएंगे, मतलब अंदर की तरफ। यहाँ जो फोर्स होंगे वो अंदर की तरफ जाएंगे। मतलब अगर मैं डायरेक्शंस दिखाऊं उसको तो ऐसा दिखाऊंगा, क्रॉस नेचर का फील्ड का जो डायरेक्शंस होंगे वो क्रॉस नेचर के होंगे, इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, इनटू द प्लेन। ओके, अंदर की तरफ गया, आप समझिए ध्यान से, अंदर की तरफ फोर्स गया। अब अगर मैं ये क्यू आर की बात करूं, फोर्स ऑन क्यू आर, तो देखो करंट कैरिंग वायर मतलब आइडियल क्रॉस बी में आइडियल जो करंट एलिमेंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। आइडियल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो गए, और अगर आइडियल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और थीटा 0 या 180 दोनों में से कुछ भी हो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री अगर पैरेलल हुआ तो थीटा 0 या 180 कुछ भी हो तो साइन 0 0 हो जाता, तो फोर्स उसके ऊपर हो जाएगा 0, फोर्स इसके ऊपर हो जाएगा 0। सिमिलरली फोर्स ऑन PSB, PS में देखिए एंटी पैरेलल है, PS में एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल है तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। इसमें पैरेलल, इसमें थीटा 0, इसमें थीटा 180, दोनों केस में 0। अब फोर्स ऑन RS, फोर्स ऑन RS, देखो करंट नीचे की तरफ जा रहा है, RS में करंट नीचे की तरफ जा रहा है, फील्ड इधर की तरफ है, तो इसको ऐसे घुमा दीजिए तो ये जो है हमारी तरफ आया, मतलब ऊपर की तरफ आया, आउट ऑफ द प्लेन आया, आउट ऑफ द प्लेन आया।
तो यहाँ जो होगा ये आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। इसको मैं बनाऊँ डायरेक्शंस, तो ऐसा शो कर देता हूँ। ये फोर्स का डायरेक्शंस हो गया, ये फोर्स का डायरेक्शंस है। तो ये डॉट नेचर, ये डॉट नेचर का फोर्स है। और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, ये मैग्नीट्यूड कितनी होगी, द करेंट इंटू इसकी लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो करेंट इंटू लेंथ ऑफ पी क्यू इंटू मैग्नेटिक फील्ड। आप देखो ध्यान से, आपको समझ में आएगा कि ये दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट में है। एंड फोर्स सेपरेटेड बाय L डिस्टेंस, दोनों फोर्स के बीच में L डिस्टेंस है। क्या आप सबको समझ में आ रहा है तो बता दीजिए बच्चे, क्या आप सभी को समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है तो बता दें। दोनों फोर्स, ये जो लूप है अगर मैं दिखाऊं तो आप समझो, ये देखो ये लूप है, ऐसा 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 ऐसा, इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। तो एक्चुअली में इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है और इसके ऊपर भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ना तो नीचे कोई फोर्स लग रहा है, ना ही ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, ना ही इधर कोई फोर्स लग रहा है, ना ही इधर कोई फोर्स लग रहा है, ना ही इधर कोई फोर्स लग रहा है। फोर्स इस पे लग रहा है और इस पे लग रहा है। तो अगर इस पे फोर्स लग रहा है तो ये अंदर की तरफ और इस पे फोर्स बाहर की तरफ, तो ये ऐसा रोटेट होगा, ये ऐसा रोटेट होगा। बताइए प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि आप सबको ये इस तरीके से रोटेट होगा। तो ये कपल ऑफ फोर्स हो जाएगा। रोटेशन में याद करिए, when two force having same magnitude but opposite direction and line of actions are different, then it is known as couple of force, then it is known as couple of force। ये ऐसा रोटेट हो जाएगा, ये ऐसा रोटेट हो जाएगा। क्या आप सबको समझ में आ रहा है, बोलिए हाँ या ना। तो रोटेशन इसमें क्रिएट होंगे, रोटेशन इसमें क्रिएट होंगे जब दो फोर्स, ये फोर्स इधर की तरफ खींचेगा और ये वाला फोर्स इधर की तरफ खींचेगा, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट में क्रिएट किया, टॉर्क जनरेट हुआ और इस लूप में ऐसा रोटेशन चालू हो जाएगा, इस लूप में ऐसा रोटेशन चालू हो जाएगा। क्या आप सभी को समझ में आया तो बोलिए हाँ या ना। चालू हो जाएगा रोटेशन। तो ये रोटेशन चालू कर देगा, जनरेट टॉर्क, सो इट जनरेट टॉर्क। और इसी के वजह से अगर आपने मोटर पढ़े होंगे, अगर आपने मोटर पढ़े हैं या जनरेटर पढ़े हैं क्या आप, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, करंट इसमें जा रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और ये जो रोटेट होना चालू हो गया तो मैकेनिकल एनर्जी है, जो रोटेट होना चालू हो गया ये मैकेनिकल एनर्जी है। तो ये मोटर का कॉन्सेप्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। करंट जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये रोटेट होना चालू हो गया, रोटेट होना चालू हो गया मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कंसेप्ट मोटर का होता है, मोटर में यही चीज़ें होता है, यही कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बताओ। हम लोगों ने कपल ऑफ फोर्स पढ़े हैं, couple of force when two force having same magnitude, when two force having same magnitude act in opposite directions, when two force having same magnitude act in opposite directions, act in opposite directions and they are anti-parallel and separated by some distance, then torque is equal to magnitude of force into distance between the force। तो इसको हम क्या सकते हैं, ये रोटेट किसके अबाउट होगा, ये सेंट्रल लाइन के अबाउट रोटेट होना चालू हो जाएगा, ये सेंट्रल लाइन के अबाउट रोटेट होना चालू हो जाएगा। ऐसा करके रोटेशन चालू हो जाएगा, सेंट्रल लाइन के अबाउट रोटेट होना चालू हो जाएगा, सेंट्रल लाइन के अबाउट रोटेट होना चालू हो जाएगा बच्चों। और ये रोटेशंस क्या हो जाएगा, देखो टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू
फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, मतलब F इंटू एल। समझो F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू है I इंटू बी इंटू एल। तो आप समझिए ध्यान से, ये जगह करेंट इंटू एल इंटू बी इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया एरिया। ये जो है ये है एरिया, एरिया वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है ये। तो ये आई इंटू ए इंटू बी, आई इंटू ए इंटू बी, ये हो गया टॉर्क की वैल्यू, आई इंटू ए इंटू बी। तो इसको टॉर्क को अगर मैं टॉ से डिनोट करूं तो वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा आई ए क्रॉस बी, आई ए क्रॉस बी। टॉर्क का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा आई ए क्रॉस बी। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा था बताओ, समझ में आ रहा है तो बताएं, कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है। मतलब वेक्टर फॉर्म में टॉर्क का फॉर्मूला हो गया आई इंटू ए क्रॉस बी, जिसमें आई इंटू ए ये जो है ये मोमेंट है, या फिर इसको अगर P से डिनोट कर दें, डाइपोल मोमेंट कहते हैं इसको, P से डिनोट कर दें तो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस B। अगर मैग्नीट्यूड की बात कर लूं, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो I इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ये इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी। जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा कोई भी लूप हो तो टॉर्क ऐसा ही लगेगा, कोई भी लूप हो। यहाँ तो हमने रेक्टेंगुलर लूप बनाए ना, अगर ये स्क्वायर लूप होता तो ये एल के जगह बी हो जाता, या ये बी के जगह एल हो जाता। तो यहाँ पे एल, यहाँ पे एल, देखो यहाँ पे बी के जगह एल, तो एल इंटू एल स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाता। अगर ये सर्कल होता तो यहाँ पे एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाता। मतलब लूप कैसा भी शेप का हो, हमने निकाले भले ही रेक्टेंगल के लिए, बट अप्लीकेबल एट ऑल। हमने निकाले भले ही किसके लिए, हमने भले ही निकाले हैं रेक्टेंगल के लिए, बट अप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ लूप, सभी टाइप ऑफ लूप के लिए अप्लीकेबल है। जल्दी से छाप दें आप, जल्दी से छापें आप इसे, जल्दी से छापें बच्चों, जल्दी से छाप दें। किसी भी टाइप के लूप के लिए अप्लीकेबल है, चाहे लूप सर्कल हो तो भी यही अप्लीकेबल है। मतलब करंट इंटू एरिया इंटू फील्ड, करंट इंटू एरिया इंटू फील्ड, करंट इंटू एरिया इंटू फील्ड, करंट इंटू एरिया इंटू फील्ड। इसको मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है। ये जो P है जिसको I इंटू ए बोले, उसको मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने पढ़े थे टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E, याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे P क्रॉस E, यहाँ है P क्रॉस B, यहाँ है P क्रॉस B। मैग्नेटिक फील्ड में पढ़े थे हम लोगों ने डाइपोल, याद करो आप, P क्रॉस E, यहाँ है P क्रॉस B, P साइन थीटा, यहाँ P भी साइन थीटा, P मतलब I क्रॉस A, P मतलब I क्रॉस A। करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया मैग्नेटिक मोमेंट होता है, करंट इंटू एरिया मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ज़्यादातर केस में इसको P से नोट करते हैं या M से नोट करते हैं, कई बार इसे M से भी डिनोट करते हैं, कई सारे बुकों में इसे M से भी डिनोट करते हैं बच्चों। P और M मैग्नेटिक मोमेंट P और M से डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। दोनों बातें सही है। मतलब टॉर्क इज इक्वल टू हो गया करंट इंटू एरिया क्रॉस B, या फिर इसी को बोल दिए P क्रॉस B, या फिर इसी को बोल दिए M क्रॉस B, जहाँ पे P मतलब M है और इसी का मतलब करंट इंटू एरिया है। ओके,
और ये अप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ लूप, चाहे वो सर्कुलर लूप हो चाहे कुछ भी हो। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, ये एक लूप है सर्कुलर, इसमें करंट जा रहा है आई, इसकी रेडियस है आर, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो फिर टॉर्क क्या होगा? तो बड़े आराम से बता देंगे। देखिए टॉर्क इक्वल टू आई इंटू एरिया, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, और एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, और इसके बीच में एंगल 90 हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो बी इंटू साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, ये हो गया आई इंटू बी इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चंस में हम ऐसा करें कि ये करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट हमने फ्लो करा दिया आई, इसकी रेडियस है आर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ क्रॉस नेचर का डाल दिया, तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नेचर का डाल दिया तो एरिया बाहर की तरफ, फील्ड अंदर की तरफ, तो थीटा 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री हो जाएगा ऐसे केस में। प्यारे बच्चों थीटा 180, फील्ड अंदर की तरफ और एरिया बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर के बारे में हम बहुत पहले बात कर चुके हैं, एरिया बाहर की तरफ फील्ड अंदर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल 180 और साइन 180 जीरो होता है, तो यहाँ जो टॉर्क हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। जैसे आई इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू बी इंटू साइन 180, साइन 180 जीरो होता तो ये हो जाएगा जीरो। एक और क्वेश्चन देखिए, अगर मैं मान लीजिए स्क्वायर लूप बना दिया, स्क्वायर लूप बनाया, साइड का लेंथ ए है और मैग्नेटिक फील्ड डॉट नेचर का रखा, करंट इसमें आई दिया, तो यहाँ भी टॉर्क जो होगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। डॉट नेचर का मैग्नेटिक फील्ड मतलब फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, दोनों के बीच में जीरो, तो टॉर्क हो जाएगा जीरो। यही एक और क्वेश्चन बनाते हैं, एक स्क्वायर लूप लेते हैं, साइड लेंथ ए, मैग्नेटिक फील्ड इधर ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो टॉर्क बोले इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, तो टॉर्क इज इक्वल टू फिर से हो जाएगा आई इंटू एरिया ए स्क्वायर इंटू बी। ऐसे केस में देखिए बी ऊपर की तरफ और एरिया सामने की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल 90 साइन 91, तो ये हो जाएगा आई इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ गया होगा प्यारे बच्चों। क्या आप सभी को समझ में आ गया? प्यारे बच्चों सभी को समझ में आ गया क्या? सभी को समझ में आ गया है? देखिए ये करंट कैरिंग लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है, साइड की लेंथ L, विड्थ B, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, प्लेन में है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो टॉर्क बोला क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 आप बनाओ, ये रेक्टेंगल है, इसमें इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, करंट इधर फ्लो हो रहा है, लेंथ L, विड्थ B, टॉर्क क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन, ये सर्कुलर लूप है, फील्ड इधर की तरफ है, इसकी रेडियस R है और करंट इसमें इधर की तरफ है, टॉर्क बोले क्या होगा? बनाइए आप जल्दी से, जल्दी से बनाए आप जल्दी से बना दें प्यारे बच्चे। देखिए इस केस में एरिया किधर होगा? एरिया बाहर की तरफ, एरिया बाहर की तरफ, और ये फील्ड चाहे इसी प्लेन में है ना, कैसे भी है तो इसी प्लेन में है, तो एंगल तो 90 डिग्री है। इस केस में एरिया बाहर की तरफ, एरिया बाहर की तरफ, तो थीटा इक्वल टू 90 और थीटा इक्वल टू 90 है, तो फिर आई इंटू एरिया L इंटू बी इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया टॉर्क। इस केस में भी एरिया बाहर की तरफ, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो आई इंटू एरिया L इंटू बी इंटू बी। इस केस में भी एरिया बाहर की तरफ, डॉट एरिया, तो थीटा 90, तो टॉर्क इक्वल टू आई इंटू
एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू बी। आ गया तो बता दीजिए, सभी को समझ में आया है तो प्यारे बच्चों बता दें। हो गया क्या? कितने लोगों के सही आए हैं? कितने लोगों के सही आए हैं ये बता दें जल्दी से। जितने लोगों के सही आए हैं वो जल्दी से कमेंट करके बताएं। जितने लोगों के सही आए हैं वो जल्दी से कमेंट करके बताएं। कुल मिलाकर के एक क्वेश्चन और बनाते देखिए। टॉपिक है हमारा डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल inside uniform magnetic field। डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आप, अच्छे से सब समझिएगा। अच्छे से सभी लोग समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन से इस लाइन के बीच में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम बता रहे हैं। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी मैग्नीट्यूड बी है, मैग्नीट्यूड बी है। अब एक चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी v दे गया और ये जो विड्थ है वो d दिया हुआ है। इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी v दे दिया गया है। क्वेश्चंस है ये, क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। तो कह रहा है कि ये कितना डिफ्लेक्ट होगा, तो जब ये यहाँ से निकलेगा तब ये कितना डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्शन पता करना है कि जब ये यहाँ से निकलेगा तब ये कितना डिफ्लेक्ट होगा। बच्चे सभी ध्यान दीजिए, जब ये यहाँ से निकलेगा मतलब इस फील्ड से जब बाहर आ जाएगा तब ये कितना डिफ्लेक्ट हो चुका रहेगा। तो आप समझिए ये यहाँ तक तो अनडिफ्लेक्टेड आएगा, यहाँ तक तो अनडिफ्लेक्टेड आएगा। डिफ्लेक्शन इसके बाद चालू होगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो इसके ऊपर कोई फोर्स है ही नहीं। यहाँ से इसके ऊपर फोर्स लगना चालू होगा। तो जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, तो इसके ऊपर फोर्स किधर की तरफ होगा। देखिए Q इंटू वी क्रॉस बी, Q इंटू वी क्रॉस बी, फोर्स ऊपर की तरफ होगा।
तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा, इसके ऊपर जो फोर्स है और ऊपर की तरफ लगेगा। उस फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी? फोर्स की मैग्नीट्यूड है क्यू वी बी साइन 91 क्यू वी बी, ये हो गया उस फोर्स की मैग्नीट्यूड। अब आप बताओ, पिछले दिनों हम पढ़े हैं, पिछले दिनों हमने पढ़े हैं कि जब फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, जब फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो पाथ कैसा? सर्कुलर। तो पाथ कैसा? सर्कुलर। तो ये चार्ज पार्टिकल इधर नहीं जा करके, ये इधर नहीं जा करके ऐसे सर्कल में बेंड हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये चार्ज पार्टिकल इधर ना जाकर के ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे आ जाएगा, ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे आ जाएगा। जब ये यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पहुँचने के बाद इसके ऊपर फोर्स लगना बंद हो जाएगा। यहाँ तक इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इसके बाद फोर्स नहीं लगेगा। तो इस वक्त अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शंस में है तो ये इसी डायरेक्शंस में आगे निकल जाएंगे अनडिफ्लेक्टेड। फिर ये इसी डायरेक्शंस में आगे निकल जाएगा। क्या आप सभी को इतना समझ में आया तो बताओ हाँ या ना? क्या आप सभी को इतना समझ में आ गया है तो बता दीजिए हाँ या ना। ये यहाँ तक ही फोर्स लगेगा, यहाँ जो फोर्स लगेगा वो इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में लगेगा। यहाँ जो फोर्स लगेगा वो वही लगेगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में लगेगा। ओके, इतना समझ गया? क्या आप सभी को इतना समझ में आ गया है? इस जगह में फोर्स लगा ऊपर की तरफ, इस जगह में फोर्स लगा इधर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। और इसके बाद जैसे ही चार्ज पार्टिकल इधर आया तो फोर्स लगना बंद, तो वो सीधा अनडिफ्लेक्टेड आगे की तरफ चला जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड आगे की तरफ चला जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड आगे की तरफ चला जाएगा। ओके, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी सर्कुलर मोशन में फोर्स हमेशा टुवर्ड सेंटर की तरफ रहता है। फोर्स ऑलवेज टुवर्ड सेंटर होता है। इसका मतलब ये फोर्स भी टुवर्ड सेंटर है, ये फोर्स भी टुवर्ड सेंटर है। तो वो दोनों फोर्स जहाँ मिलेगा वो सेंटर पॉइंट होगा। ये दोनों फोर्स को आगे बढ़ाएंगे, ये दोनों जहाँ मिलेगा वो सेंटर पॉइंट होगा। मतलब ये जो है उस सर्कल का सेंटर पॉइंट हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आया या नहीं आया? ये पॉइंट सेंटर हो जाएगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर आया है तो सेंटर इसी के ऊपर होगा। ये फोर्स एक्चुअली में दोनों फोर्स जहाँ मिलेगा उस जगह में वो सेंटर हो जाएंगे। सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। अब इस सेंटर को मैं मान लेता हूँ, इस सेंटर को आप मान लीजिए क्या, इस सेंटर को पॉइंट O मान लीजिए, इसको आप P मान लीजिए, इसको आप Q मान लीजिए। तो जो OP है वो रेडियस हो गई। देखिए जो OP है ये रेडियस हो गया और जो OQ है वो भी रेडियस हो गया। मतलब कुल मिलाकर के इस डायग्राम को इधर मैं बनाता हूँ, आप देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों। उसमें मैं गोंज गांज नहीं करूँगा। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट O है। ये पॉइंट P, ये पॉइंट O, ये पॉइंट Q, ये R है, ये भी R है। चार्ज पार्टिकल आया इधर से,
गया इधर से, इसके बीच में ये सर्कुलर ट्रैक बना, तो डिफ्लेक्शन पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों। तो जाने वाला वेलोसिटी वही है जो आने वाली वेलोसिटी थी, जो आने वाली वेलोसिटी है वही जाने वाला वेलोसिटी है। ऐसा क्यों? वेलोसिटी में फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि अगर फोर्स वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन 0 हो जाता है। अगर फोर्स वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर हो, फोर्स अगर परपेंडिकुलर हो वेलोसिटी पे, तो वर्क डन 0 हो जाएगा, और वर्क डन 0 तो इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया इसका मतलब जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो गया, जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो गया। इसीलिए जिस वेलोसिटी से आया है उसी वेलोसिटी से जाएगा। अब डिफ्लेक्शन का मतलब ये एंगल फाइंड करना है प्यारे बच्चों। डिफ्लेक्शन का मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है प्यारे बच्चों। डिफ्लेक्शन का मतलब ये थीटा फाइंड करना है, क्योंकि पहले जाने वाला डायरेक्शंस ये था, अब जाने वाला डायरेक्शंस ये है, तो इतना से डिफ्लेक्ट हो गया, इस थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। कुल मिलाकर के ये थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करना है। क्या आप सभी सहमत हैं? तो बता दीजिए। इतना में कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं आगे बढ़ूंगा, अगर इसमें दिक्कत है तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इतना में अगर दिक्कत हो तो बता दे, फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, इसी को समझाऊंगा। अगर इतना अच्छे से समझ में आ गया हो तो बताएं जल्दी से प्यारे बच्चों। मुझे आपके कमेंट का इंतजार है। उतना टफ नहीं है, एकदम इजी है, आप समझिए। अच्छा, यहां से लेकर के यहां तक का बीच का डिस्टेंस d है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डिस्टेंस d है। तो इसके पैरेलल मैं यहां एक लाइन ड्रॉ करता हूं और इसको कह देता हूं m। तो OM की वैल्यू डिस्टेंस d है, ये पहले से बताया गया है कि OM जो है वो डिस्टेंस d है, ये वाला जो है वो डिस्टेंस d है। ओके, अब देखिए दो परपेंडिकुलर लाइन में से ये दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर एक्चुअली में, एक अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाता तो दूसरा वर्टिकल के साथ थीटा बनाएगा। मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। बताइए हाँ या ना। दो परपेंडिकुलर लाइन में से एक अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाता है तो दूसरा वर्टिकल के साथ थीटा बनाएगा। एक अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाता है तो दूसरा वाला वर्टिकल के साथ थीटा बनाएगा। ये थ्योरम होता है। इस हिसाब से ये हो गया थीटा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप निकाल भी सकते हो। ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा। देखो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये थीटा। समझ में आ गया। अब इन ट्रायंगल OMQ, इन ट्रायंगल OMQ में देखिए प्यारे बच्चों, ये पॉइंट Q है, ये M है, ये O है, ये R है, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस D है। तो बताओ साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा? साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस D/R। तो थीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा? साइन इनवर्स D/R। यही है डिफ्लेक्शन। कितना सिंपल है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना सिंपल है। ये है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन प्यारे बच्चों। ये होगा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। आप सभी को समझ में आया तो बता दें।
एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। क्या आपको क्लियर है या कोई दिक्कत जा रहा है इसमें? क्या आपको क्लियर है या कोई दिक्कत जा रहा है प्यारे बच्चों? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो इतना एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया चार्ज पार्टिकल, इतना एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। जल्दी से छाप दें, जल्दी से छाप दें। रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस का फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमको पता है, R इक्वल टू क्यू वी बाय सॉरी एम बी, R इक्वल टू एम इंटू वी बाय क्यू इंटू बी। इससे रेडियस निकालना पड़ेगा, ये तो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। एम वी बाय क्यू इंटू बी। हो गया, समझ गया आपको? ओके, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है। मैग्नेटिक फोर्स कोई काम नहीं करता चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है। हमेशा ये बात ध्यान रखेंगे, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है। देखो, अगर ये जो D है कंडीशन, पहला कंडीशन, इफ D इक्वल टू R हो जाए, तो D इक्वल टू अगर R हो जाएगा तो यहां देखो D इक्वल टू R, R बाय R क्या हो जाएगा 1, साइन इनवर्स 1, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये D अगर रेडियस के बराबर है तो क्या होगा, यहाँ पहुँचते पहुँचते ये ऐसा चला जाएगा, ये ऐसा चला जाएगा, तो वो डिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाएगी। दूसरा कंडीशन, इफ D की वैल्यू R/2 हो, D की वैल्यू R/2 हो, तो थीटा क्या हो जाएगा, देखो R/2 1/2 साइन इनवर्स 1/2, तो थीटा हो जाएगी 30 डिग्री। तीसरा कंडीशन, इफ D ग्रेटर देन R हो, अगर D ग्रेटर देन R हो, अगर D ग्रेटर देन R हो, प्यारे बच्चों, देखिए अगर D ग्रेटर देन R हो तो ये क्वांटिटी 1 से बड़ा हो जाएगा और साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं होता। तो वैसे सिचुएशंस में क्या होगा, चार्ज पार्टिकल ये यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, इस फील्ड से बाहर निकलेगा नहीं, वो ऐसे रिटर्न हो जाएंगे, चार्ज पार्टिकल ऐसे रिटर्न हो जाएंगे, चार्ज पार्टिकल ऐसे रिटर्न हो जाएंगे, चार्ज पार्टिकल ऐसे रिटर्न हो जाएंगे, मतलब वो आखिरी पॉइंट तक पहुंचेगा ही नहीं, पहले ही वापस घूम जाएगा, टर्न हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन 180 डिग्री, ऐसे सिचुएशन में डिफ्लेक्शन 180 डिग्री हो जाता है।
क्या आप सभी को समझ में आया तो बताओ हाँ या ना। ऐसे सिचुएशंस में डिफ्लेक्शन 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे सिचुएशंस में डिफ्लेक्शन 180 डिग्री हो जाएंगे। हो गया? क्या आपने लिख लिए पूरा कंडीशंस? आगे बढ़ जाऊं मैं? क्या आपने पूरा कंडीशंस लिख लिए? आगे बढ़ जाऊं मैं? आगे बढ़ जाऊं? ओके, आगे बढ़ जाता हूं। ये तीनों कंडीशंस ध्यान रखेंगे। अब एक देखिए, इसके नीचे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और बहुत दूर तक है नीचे। जो चार्ज पार्टिकल आया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, वह ऐसे आया एंगल थीटा पे, इस जगह पे, तो निकलेगा कहां से और डिफ्लेक्शन क्या होगा? तो देखिए, इसको समझने के लिए मैग्नेटिक फील्ड यहां भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, V क्रॉस B, इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, मतलब इधर की तरफ। तो समझो ये ऐसे पाथ बना करके यहां से निकलने की कोशिश करेगा, तो जब यहां से निकलेगा, जब यहां पहुंचेगा, तो फिर ये इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो इसके ऊपर फोर्स अब इधर की तरफ लग रहा है। तो दोनों फोर्स को जब हम आगे बढ़ाएंगे, तो जिस जगह में इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा सेंटर। अगर ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर आता तो सेंटर पॉइंट इसी पे रहता, लेकिन ये अगर इंक्लाइन पे आता तो सेंटर पॉइंट इस पे नहीं रह करके इधर हो जाता है। और अगर सेंटर पॉइंट अगर ऐसा हुआ, तो देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, और जितना ये एंगल उतना ही ये एंगल होगा थीटा। ये एंगल 90, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल देखो, टोटल एंगल 180 होना चाहिए, 90 90 180, 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 थीटा हो जाएंगे ये एंगल। क्या आपको समझ में आ गया? ये एंगल कितना हो जाएगा? 2 थीटा। आप देख लीजिए ध्यान से, दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में बताता हूं। डायग्राम बना दीजिए जल्दी से आप। तो डिफ्लेक्शन यहां पे क्या हुआ, ये आया ऐसे, आया थीटा से और गया थीटा से, तो ये वाला डिफ्लेक्शन हो गया, ये पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन हो गया। देखो जाना इधर चाहिए था, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो डिफ्लेक्शन हो गया 2 थीटा, 2 थीटा हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए,
प्यारे बच्चों, अगर यहीं पर ये तो अब लिख चुके होंगे ना आप, क्या आप लिख चुके हैं इसको? क्या आप लिख चुके हैं इसको? फिर देखिए थोड़ा सा इसमें अलग करता हूं। सेंटर निकालने का सिंपल कॉन्सेप्ट है, जहां वो आया और जहां से वो निकला, जहां वो आया और जहां से निकला। जैसे यहां पे अगर फील्ड ऐसे नहीं आकर के ऐसे आता, ऐसे अगर चार्ज आता तो इसको इधर जाना चाहिए था, बट देखिए फोर्स इसके ऊपर ऐसा लगेगा जिसके वजह से ये ऐसा सर्कल बना करके यहां से निकलेगा। ये ऐसा सर्कल बना करके यहां से निकलेगा। तो इस वक्त फोर्स ऐसा, ये दोनों फोर्स जहां मिला, सेंटर निकालना सीख रहे हैं, ये हो जाएगा सेंटर। और ये एंगल थीटा पे अगर आया है तो आप ध्यान रखना ये पूरा एंगल 90 है, 90 माइनस थीटा। फिर ये एंगल भी थीटा पे जाएगा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल 2 थीटा। तो ये पूरा डिफ्लेक्शन ये वाला हो गया, अल्फा इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा, टोटल एंगल 360। मतलब ये सेंटर निकालना बता रहा हूं मैं, जहां से वो आया उस पे फोर्स का परपेंडिकुलर डायरेक्शंस लिखो, जहां से गया उस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शंस लिखो, दोनों परपेंडिकुलर, जिस पॉइंट पे मिला वही सेंटर पॉइंट है। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है लॉरेंज फोर्स।
लॉरेंज फोर्स, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों लगे, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लगे और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगे, तो जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स वो हो जाएंगे मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स Q इंटू V क्रॉस B प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में Q कॉमन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V क्रॉस B। इसी नेट फोर्स को कहा जाता है लॉरेंज फोर्स, इसी नेट फोर्स को कहा जाता है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स के बारे में लिखेंगे इट इज द नेट, लॉरेंज फोर्स के बारे में लिखेंगे इट इज द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, इट इज द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक and magnetic force on any charge particle। इसको कहते हैं लॉरेंज फोर्स। हुआ कि नहीं हुआ बता दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट बातें ऐसा है कि अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो जाए, इफ Q नेगेटिव हो जाए तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बदल जाएंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो जाएंगे। जैसे कि मान लो कि इस लाइन के बाद क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, यहां मैंने एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया और एक प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया, तो दोनों यहां तक तो आएंगे, बट यहां के बाद प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो Q इंटू V क्रॉस V, इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, ये इधर के तरफ चले जाएंगे, और यहां पे Q इंटू V क्रॉस B, वेलोसिटी V है, V क्रॉस B, तो डायरेक्शन ऊपर है, लेकिन चूंकि चार्ज नेगेटिव है इसलिए पलट जाएगा, मतलब यहां फोर्स की डायरेक्शंस नीचे लग जाएंगी, तो ये नीचे आ जाएंगे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंजेज। क्या आपको समझ में आ गया तो बता दो हाँ या ना। तो जब भी हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो हमको प्लस और माइनस पे ध्यान रखना है कि जो हम हाथ से डायरेक्शंस निकाल रहे हैं वो प्लस का डायरेक्शंस होगा, और अगर माइनस चार्ज है तो उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अगर वो माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, या कोई नेगेटिव चार्ज है, तो हम उसके डायरेक्शंस को अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ओके, हो गया क्या? तो कुल मिलाकर के मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट हो गई।
हो गया।